नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कलेक्ट्रेट में किया गया महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। अधिकारी कर्मचारियों को दिए गए दिशा निर्देश। प्रहार 2 के दौरान मिल रही बड़ी सफलता। 2 थानों की पुलिस ने नशीली कप सिरप के सौदागरों को किया सलाखों के पीछे। रीवा प्रयागराज मार्ग पूरी तरह से जर्जर। सामाजिक कार्यकर्ता ने उठाए सवाल और एमसीयू के छात्रों ने रचा रामगढ़ का इतिहास। खबरें विस्तार से। निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर आज एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। निर्वाचन आयोग भारत द्वारा मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे संक्षेप में हम एसआईआर भी कहते हैं, की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस अभियान के तहत 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ मतदाताओं के निवास पर जाकर उनके नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एवं पूर्ण सहयोग का आग्रह किया गया है। इसी संबंध में आज कलेक्टर कार्यालय में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। 2 महीने की पूरी प्रक्रिया में होगा ये। अभी 4 तारीख से लेके 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये सबसे पहले बीएलओ जो है वो डोर टू डोर जाएगा और एक जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें वोटर्स का सत्यापन करेगा। इसमें वोटर्स के सत्यापन के लिए उनको बीएलओ ऐप के माध्यम से और फिज़िकल जो गणना पत्रक है उसके माध्यम से भी वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है। हर एक वोटर के लिए जो गणना पत्रक है वो बनाया गया है। गणना पत्रक में बीएलओ के माध्यम से वो गणना पत्रक आपके घर तक आएगा और वो बीएलओ की द्वारा देने पर आपको जो डिटेल है मतदाता को वो डिटेल भरनी पड़ेगी। और अपना 2003 की मतदाता सूची में यदि उसका नाम था, क्योंकि हमारी जो पूर्व जो एसआईआर हुई है वो 2003 में हुई है, तो 2003 की डिटेल उसको भरनी पड़ेगी कि 2003 में वो कहाँ का मतदाता था। और यदि उसका मतदाता सूची में नाम 2003 में नहीं मिलता है, किसी तरह के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो फिर उसको जोड़ने की प्रक्रिया है कि 2003 के पूर्व के जो डॉक्यूमेंट हैं उसको वो अपने 11 तरह के डॉक्यूमेंट हैं और ओवरऑल 13 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, वो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। इसमें पासपोर्ट हो सकती है, कोई आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है और आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है, मार्कशीट होती है, आपके खसरे होते हैं, वन अधिकार के पट्टे होते हैं। इस तरह के डॉक्यूमेंट इसमें आपको शो करने होंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है। नागरिकता को लेके लोगों में भ्रम है कि ये नागरिकता के लिए एसआईआर की जा रही है, जैसे मुस्लिम समाज बहुत भ्रमित है। अभी आपसे मिलने भी आया। अभी शिकायत भी ऐसी आई है कि कई जगह पर कुछ लोगों द्वारा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। तो बहुत स्पष्ट है, ये निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उन निर्देशों का पालन करना है। एक साइट है ECI की, उसमें हम लोग देख भी सकते हैं जाके, और हम लोग के जो बीएलओ हैं उनसे आप संपर्क करेंगे, निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करेंगे। हर एक जगह पर निर्वाचन कार्यालय तहसील स्तर पर है, उनसे संपर्क करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, तो जो भ्रांतियाँ भ्रम हैं आपके वो नहीं रहेंगे। आप स्वयं भी जागरूक रहिए, दूसरों को भी जागरूक करिए, ऐसी मेरी अपील है सबसे। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है और रीवा के सभी जो हमारे 74 रीवा विधानसभा के वोटर्स हैं उनसे हमारी अपील रहेगी कि बहुत शांति से, समझदारी से बीएलओ का सहयोग करिए। कोई आपको कन्फ्यूज़न होता है, यदि कोई भ्रांति होती है तो आप इस कार्यालय से संपर्क करके उसको क्लियर कर सकते हैं, बीएलओ से बात भी कर सकते हैं। सर, अवाम फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है और वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है कि एसआईआर में हम पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और लोग इससे भ्रमित हो रहे हैं और पैसे की मांग भी की जा रही है, पैसे वसूले भी जा रहे हैं। अभी ऐसी जानकारी में तथ्य आए हैं लोगों के माध्यम से कि अभी 3-4 जगह के पार्षद भी आए थे कि मुस्लिम वार्ड में किसी फाउंडेशन के पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2 के द्वारा बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक आरोपी को 42 नग ऑनरक्स कप सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी चौराहा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नशीली कप सिरप की खेप लेकर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने सचिन तिवारी को 42 नग कप सिरप सहित मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सचिन तिवारी के ऊपर साल 2000 में रासुका के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के अलावा लगभग 13 मामले दर्ज हैं। सचिन रीवा व सतना में अपना कारोबार करता है।
पुलिस को उम्मीद है कि इसके बाद कई अन्य मामलों के भी खुलासे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि रीवा जोन के श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री गौरव राजपूत सर द्वारा नशे के विरुद्ध पूरे जोन में ऑपरेशन प्रहार 2.0 संचालित किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में थाना चौराटा पुलिस को भी एक सफलता प्राप्त हुई है। कल दिनांक 4/11/25 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बैजनाथ से एक आरोपी को होंडा मोटरसाइकिल के साथ कुल 42 नग ऑनेक्स कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कहाँ ले जा रहा था, क्या आरोपी ये बैजनाथ का रहने वाला है, इसका नाम सचिन तिवारी है, जिसके खिलाफ रीवा जिले में और सतना जिले में को मिलाकर कुल 13 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इसके विरुद्ध थाना चौराटा से वर्ष 2020 में रासुका जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है और इसके खिलाफ पूर्व से भी एनडीपीएस एक्ट के अपराध दर्ज हैं और अन्य धाराओं के अपराध भी इसके विरुद्ध दर्ज हैं। ये अपने जो बरामद शुदा कोरेक्स है ऑनेक्स कफ सिरप, उसके संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है और आरोपी को आज न्यायालय पेश किया जाएगा। आरोपी ने इस जो जब्तशुदा मादक पदार्थ है इसको विक्रय करने के लिए मोटरसाइकिल में रख के ले जाना बताया है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में महिया पुलिस को सफलता मिली है, जिससे मुखबिर से सूचना मिली कि सिरमौर चौराहा ऑडिटोरियम के सामने ओवरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति जो हरे रंग की चौकड़ीदार शर्ट एवं नीले रंग का जीन्स पैंट पहने हुए है, हल्की दाढ़ी रखे है, जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल की है। वो अपने हाथ में पीले रंग के झोले में नशीली कफ सिरप लेकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना मिलते ही तस्दीक के बाद कार्रवाई स्टाफ एवं गवाहों को मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम आशुतोष कुमार तिवारी उर्फ अतुल, पिता भैयालाल तिवारी, उम्र 25 वर्ष, निवासी गांव मझगमा पटकन टोला, थाना बैकुंठपुर बताया। रीवा प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत इन दिनों खराब है, खासकर गढ़ से लेकर गंगेव तक, जिसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने वीडियो बनाकर सवाल उठाया है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 27 अब सड़क नहीं बल्कि लोगों की मजबूरी और प्रशासन की लापरवाही का प्रतीक बन चुका है। इस मार्ग पर चलना ऐसा लगता है जैसे कोई नाले या खाई में वाहन दौड़ा रहा हो। हर दिन सैकड़ों लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन न तो जनप्रतिनिधियों की चिंता है और न ही मामले को लेकर अधिकारियों की कोई खोज खबर है। क्या कहा सामाजिक कार्यकर्ता ने, सुनिए। गढ़ ग्राम पंचायत भी है, जो गढ़ ग्राम पंचायत के अंतर्गत भी आती है, वो रोड आती है, वो मुख्य मार्ग है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। उस मार्ग में पूरी तरह हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आवागमन निकलता है और उस जर्जर सड़क होने के कारण आवागमन पूर्णतः बाधित हो रहे हैं, जिससे बड़ी बड़ी कई दुर्घटनाएं हुई हैं। पूर्व में भी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और लगातार छोटी मोटी दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं और इन दुर्घटनाओं से कई पूर्णतः जनजीवन प्रभावित है। इस संबंध में वहाँ के क्षेत्र जनमानस ने मुझसे भी मिलकर कई बार इस बात का आग्रह किया। शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से, पर क्या लोक निर्माण विभाग या संबंधित एजेंसियां या शासन प्रशासन के लोग को रोडें नहीं दिखती? वहाँ के माननीय विधायक जी को रोडें नहीं दिखती? हर जगह की रोडें खराब हो रही हैं, पर वो मुख्य मार्ग हैं। मुख्य मार्ग में कितने वाहन वहाँ से निकलते हैं, कितना जनजीवन निकलता है, कृषि कार्य के वहीं से लोग निकलते हैं, व्यापार करने वाले वहीं से लोग निकलते हैं, यानी हर प्रकार के लोग वहाँ से निकलते हैं। अपूर्णता वहाँ उस रोड के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, कार्य प्रभावित होते हैं। तो हमारी मांग है कि तत्काल उस रोड को सुधारा जाना चाहिए और उस संविदाकार के खिलाफ FIR व कार्रवाई होनी चाहिए जिस संविदाकार ने रोड उसको बनाई थी। यदि रोड बनाई और टाइम लिमिट के अंतर्गत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। यदि टाइम लिमिट के अंतर्गत नहीं है, संविदाकार जी का कार्य समाप्त हो चुका है, टाइम जो लिमिट थी वो समाप्त हो चुकी है, तो पुनः से टेंडर की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जिला प्रशासन के अधिकारी उसी मार्ग से निकलते हैं, शासन स्तर के समस्त अधिकारी निकलते हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि वहाँ से निकलते हैं। तो क्या इतनी जर्जर हालत की जो सड़क है, क्या उन लोगों को नहीं दिखती? तो निश्चित तौर से ऐसी सड़क को लेकर तत्काल वहाँ पर संबंधित विभाग के अधिकारी उस पर जो अस्थायी व्यवस्था है वो किया जाना चाहिए। और साथ में यदि वो मेंटेनेंस की रोड है
या वर्तमान में वो PWD या अन्य एजेंसी जो भी एजेंसी उसके रोड को बनाई है, जो संविदाकार ने बनाया है, वो यदि टाइम लिमिट के अंतर्गत है तो उसको बनवाया जाए उस संविदाकार के माध्यम से। यदि नहीं है तो पुनः टेंडर की प्रक्रिया और जो भी प्रक्रिया है वो की जानी चाहिए, नियमानुसार की जानी चाहिए। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जनजीवन प्रभावित न हो, आवागमन प्रभावित न हो, आम जनता परेशान न हो। इसीलिए सरकारें काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जहां इस प्रकार की सड़कें हैं, आवागमन बाधित हो रहे हैं, वहाँ जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही, उनको संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं होती है। रीवा में एक 24 वर्षीय युवक के जबड़े का सफल ऑपरेशन किया गया। युवक ओवर ब्रिज से गिर गया था, जिसके बाद उसके जबड़े में गंभीर चोटें आई थी। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा के एक निजी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने 24 वर्षीय युवक के जबड़े का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर चिकित्सा जगत में सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। युवक ओवरब्रिज से अचानक गिर जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थिति काफ़ी जटिल थी और जबड़े की हड्डी कई हिस्सों में टूट चुकी थी। स्थिति को देखते हुए युवक को तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने अभिषेक मिश्रा की विस्तृत जांच के बाद ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। इस दौरान उन्नत तकनीक और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया। लगभग 3 घंटे चले ऑपरेशन में डॉक्टर मिश्रा और उनकी टीम ने धैर्य एवं दक्षता के साथ युवक के जबड़े की हड्डियों को पुनः सही स्थान पर स्थापित किया। लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं एक दुर्लभ केस के लिए, जिसका जो अभी तक जो है हमारे विंध्य क्षेत्र में रीवा संभाग में कभी ऑपरेट नहीं हुआ। इक्का दुक्का कभी कहीं कहीं भोपाल में कहीं सुनने में आए थे, ऑपरेट हुए थे, पर छोटी जगह में ऑपरेट करने वाली चीजें ये नहीं थी, ऐसा लोगों का मानना था। उसी को हमने यहाँ पर किया है। उसी को हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बातें पहुंचे। ये जिस बच्चे का केस था वो 2 साल पहले एक्सीडेंट में गिर गया था फ्लाईओवर से, और लोकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ना उपलब्ध हो पाने की वजह से उसे जबलपुर यहाँ से रिफर किया गया। उसके बाद वहाँ पर भी उसके बाकी ट्रीटमेंट तो लगभग हुए, लेकिन उसका जबड़े के जो जोड़ हैं, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जबड़े की सर्जरी में मानी जाती है, वो जबलपुर में भी ऑपरेट नहीं हुआ। उसका नुकसान ये उठाना पड़ा कि धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद से ही उसका मुंह धीरे धीरे करके बंद हो गया। और मुंह का बंद हो जाना आप समझते हैं कितनी तकलीफ है। बोल पाना, बता पाना अपनी चीज़ों से लेकर के और भोजन सारी चीज़ें। लगातार उसका वेट लॉस होने लगा। इस बीच में उसका मेंटल डिस्टर्बेंस भी हुआ। लगभग 3 से 4 महीने उसका मनोचिकित्सक ट्रीटमेंट भी गया इसी वजह से कि मेरा मुंह बंद हो गया, मेरा मुंह नहीं खुल रहा। मनोचिकित्सक का उसका ट्रीटमेंट भी लिया इस बीच में। ये सब करते करते बाकी उसने अपने और लोगों से मिले और डॉक्टरों से संपर्क में आए, लेकिन किसी ने भी मुंह खोलने से संबंधित कोई ट्रीटमेंट उसे नहीं बताया। सर एक चीज हमने परिजनों से जानकारी लिया था कि आप बड़े बड़े महानगरों में जाकर के इलाज कराएं, फिर भी उनको किसी प्रकार का राहत नहीं मिला, पर रीवा में आकर के आपने एक सफल ऑपरेशन किया है, उसमें क्या विशेषता है? सर क्या है कि मैंने आपको जो बात बताई कि इसमें जो इसकी परेशानी थी वो कॉम्प्लिकेटेड जबड़े की जोड़ की सर्जरी थी। जबड़े का जोड़ एक इस जगह पर पाया जाता है जो डायरेक्टली सिर के पास से जुड़ा होता है। उसमें जो भी सर्जरी करते हैं उसमें ब्रेन में इंजरी की संभावना होती है सबसे पहले। दूसरी चीज, चेहरे में पहुंचने वाली जितनी भी नसें हैं वो सब जबड़े के जोड़ के बगल से निकलती है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत स्किल चाहिए। डॉक्टर उसको ऑपरेट करने से बहुत डरते हैं, इसीलिए लोग उस पर हाथ लगाने के पहले कई बार सोचते हैं, और फिर ये उनकी हिम्मत पर है। मैं तो यही कहूंगा कि डॉक्टर सभी जगह बड़े बड़े हैं, अच्छे हैं, लेकिन लोगों की हिम्मत पर निर्भर करता है। उन्होंने वो हिम्मत नहीं दिखाई, नहीं तो जो ऑपरेट आज हमने किया है जिसकी वजह से मरीज को तकलीफ झेलनी पड़ी, वो हमारे पास आया, हो सकता है उसे तकलीफ न झेलनी पड़ती। मरीज को सर 2 साल से प्रॉब्लम हो गई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करते हैं ज्वेलरी धमाका, निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हाँ, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा।
सिंधु भवन में गुरु नानक देव का जन्मोत्सव समाज की ओर से बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सिंधु भवन में गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव समाज की ओर से बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में डीआईजी हेमंत चौहान, एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, बिछिया थाना प्रभारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने गुरु नानक देव की शिक्षाओं को समाज में अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के संबंध में सरदार प्रहलाद सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गुरु नानक देव जी ने मानवता, भाईचारे और सेवा का संदेश दिया था, जिसे समाज आज भी आत्मसात कर रहा है। आज हमारे गुरु नानक देव जी का 556वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और उसी उपलक्ष्य में आज सिंधु भवन में कार्यक्रम रखा गया है, जो कि हर वर्ष रखा जाता है। सिंध समाज की तरफ से रखा जाता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी को सिख समाज के अलावा सिंधी समाज भी पूरा ही उसी तरीके से मानता है जैसे सिख समाज मानता है। और ये एक बहुत सुखद संयोग रहा है, जो हमारे गुरु नानक देव जी थे बहुत ही शांत प्रिय, शांति का संदेश देने वाले पूरे विश्व में। उनका जैसे कि मक्का मदीना तक वो गए एक शांति का संदेश देने के लिए, और इधर और पूरी पद यात्रा में इधर आसाम तक पद यात्रा की उन्होंने, और पूरे इस क्षेत्र में अहिंसा के संदेश के रूप में एक संदेश दिया। और इसलिए गुरु नानक देव जी को हर धर्म के लोग मानते हैं, वो किसी विशेष धर्म के रूप में नहीं माने जाते हैं। और एक सुखद संयोग ये है कि 1969 में जब गुरु नानक देव जी का 500वां वर्ष जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसी वर्ष 100 वर्ष गांधी शताब्दी जी का पूरा हुआ था। 1969 में गांधी शताब्दी मनाई जा रही थी और इधर गुरु नानक देव जयंती मनाई जा रही थी 1969 में। तो दोनों शांति के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने पूरे विश्व को एक शांति का संदेश दिया, और जैसे कि लोग एक मानव जाति आराम से सुख चैन से इस धरती पे जीवन गुजार सके, यही उनका मेन संदेश था। और इसीलिए हर जाति धर्म के लोग गुरु नानक देव जी मानते हैं। बड़े उत्साह से जब भंडारा होता है तो हर धर्म के लोग, जाति के लोग, समाज के लोग वहाँ भंडारा लेने जाते हैं। उसमें कोई विशेष ये नहीं मानते कि ये सिख धर्म के हैं या हिंदू धर्म के हैं या सिख समाज के, ऐसा कुछ नहीं है। ये सर्व धर्म के सबके सर्वमान हमारे गुरु नानक देव जी है। इसलिए सब लोग पूरे देश में बड़े उत्साह से गुरु नानक जयंती का ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। समाज के लोग जैसे भजन कीर्तन क्या क्या किया जाता है? ये जो भजन होते हैं अपने सब भजन ही है, धार्मिक ही भजन होते हैं पूरे। और गुरु ग्रंथ साहब की जो वाणी है उसका भोग लगता है, साप्ताहिक पाठ या अखंड पाठ रखते हैं, और पूरा गुरु ग्रंथ साहब के वाचन होता है। और आज उसकी गुरु ग्रंथ साहब के पाठन की अंतिम संपूर्णता होती है। और जैसे हम लोग भोग साहब कहते हैं, तो आज उसकी संपूर्णता हुई और उसके बाद लोगों में खुशी आई कि ये कार्यक्रम हो गया। और उसके बाद गीत भजन होगा धार्मिक, उसके बाद भंडारा। गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं जैसे नाम जपो, कीरत करो, उनका अर्थ क्या है और ऐसी और कौन सी प्रमुख शिक्षाएं हैं? उनका पूरा जो संदेश था सिर्फ शांति का था, पूरे विश्व के लिए शांति का था। और तभी तो उन्होंने पद यात्रा की, पूरी मक्का मदीना तक, इधर आसाम तक पद यात्रा ही की उन्होंने। तो ये उनका ही संदेश था कि मानव एक है, ये जाति धर्म कोई मतलब नहीं है। और बड़ी खुशी की बात है, गुरु ग्रंथ साहब में जो सभी धर्मों के सभी संतों की वाणियाँ हैं, उसमें प्रवचन है, सब उसमें समाहित है। ये नहीं कि कोई विशेष सिख धर्म के रूप में या सिंध समाज के रूप में उसको मान्यता हो, ऐसा कुछ नहीं है। अंत में आज गुरु नानक देव जी की जयंती पर समाज को और युवाओं को क्या संदेश देना? हमारा यही संदेश है, निवेदन है कि हम सब एक परमपिता ईश्वर की औलाद है, मिलजुल के एक एकता के रूप में देश को मजबूत करें, आगे बढ़े, एक शांति का संदेश और विश्व शांति में हमारा योगदान रहे। हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोग विश्व में शांति रखने में हमारा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। भारत सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता के द्वारा दी गई। भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने बैठक में गृह मंत्रालय द्वारा पत्र निकालकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 7 नवंबर 2025 से 1 वर्ष के लिए 150वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया है। इसी संकल्प को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अक्टूबर माह की अपने मन की बात में फिर से दोहराया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अन्य संस्थाएं भी वंदे मातरम की 150वीं जयंती मना रही हैं। देशभक्ति के साथ सांस्कृतिक महत्व को समाज तक ले जाने का ये प्रयास सराहनीय होगा। इसी संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पदयात्रा का कार्यक्रम 26 नवंबर से मुख्य रूप से जो शुरू होगा केवड़िया में, वहां पर हर संसदीय क्षेत्र से 2 से 5 लोग, 6 लोग, जितना और भी जा सकें, वो इस पदयात्रा में शामिल होंगे। और इस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत, लोकल फॉर वोकल, इन सारी गतिविधियों की जानकारी और उसके लिए पदयात्रा एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी वहां पर आए और देखें किस तरह से सरदार पटेल जी ने इस देश को एक रखने के लिए जो प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी उनके इस प्रयास के लिए नतमस्तक है और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि सरदार जी ने जो प्रयास किया है, उनकी वजह से देश को जो एकता, अखंडता मिली है, उसको हम और अधिक मजबूत कर सकें, 101 अक्षुण्ण रख सकें। इस तरह से हम इस पदयात्रा के माध्यम से हर वर्ग, हर आयु के लोगों को, हर समाज के, हर तबके के लोगों को जोड़ करके और देश को एक चट्टान की तरह सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र प्रेम के गौरव से भरना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप सब लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हमारी पदयात्रा के पहले दिन है गुड़ विधानसभा में भलुआ एतलारा। पूरे देश में हम लोग मनाने का संकल्प लिए हैं और हमारे लिए गौरव की बात यह भी है कि भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ये प्रस्ताव रखा कि चूंकि वंदे मातरम के गायन का 150 वर्ष पूर्ण हो रहा, इसलिए पूरे देश में इस कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दी कि 7 नवंबर 2025 से आगे आने वाले 26 नवंबर तक 2026 तक इस कार्यक्रम को हम संविधान दिवस तक चलाएंगे। तो इसका शुरुआत 7 नवंबर को हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि आप सबको ध्यान में है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने
इस की रचना 1875 में की। उसके बाद ये लगातार पूरे देश में देश के अंदर आंदोलनकारियों का गीत बना और भारत को आजाद कराया। आपके ध्यान के लिए मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि 23 जून 1757 में बंगाल स्थित प्लासी के मैदान में जब नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था तो उसमें भारत की पराजय हो गई थी। और भारत की पराजय के बाद पूरे देश में एक स्वतंत्रता जाने के बाद थोड़ा सा मायूसी का वायुमंडल था, लेकिन उसके बाद लगातार बहुत सारे लोगों ने पूरे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काम किया। उसमें माँ काली के अनुयायी गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा से जुड़े संतों ने गांव-गांव में अलख जगाया और अलख निरंजन का नारा देके लोगों में जनजागरण फैलाने का काम किया। इसी प्रकार संथाल जनजाति में जन्मे सिद्धू और कानू ने 1885 में 10,000 संथालियों को लेकर अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए उन्होंने नारा दिया, अपनी भूमि अपनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे उद्घोष हुए और आप सबको ध्यान में कि 1857 में पहली लड़ाई जो है सशस्त्र लड़ी गई भारत के द्वारा। लेकिन इसी बीच में जब ये हमारा वंदे मातरम का गान 1875 में तैयार हुआ, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा रामगढ़ के इतिहास का मंचन किया गया। मंगलवार 4 नवंबर की शाम माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी द्वारा लिखित कहानी रामगढ़ का इतिहास को मंच पर सजीव कर दिया। ये नाटक बच्चों के संपूर्ण विकास के क्रम में आयोजित एक वर्कशॉप के दौरान तैयार कराया गया था, जिसका निर्देशन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षित छात्र अंकित मिश्रा ने किया था। नाट्य रूपांतरण जाने माने नाटककार योगेश त्रिपाठी ने किया। मंचन के दौरान देश भर के कोनों से आए छात्र जो कि विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और कंप्यूटर शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, भाग लिया। नाटक व्यंग्यात्मक शैली में है, जिसमें नवोदित अभिनेत्री व अभिनेताओं ने जान डाल दी। लगभग 2.5 महीने चली इस वर्कशॉप के दौरान छात्रों ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों को हतप्रभ कर दिया। प्रदर्शन के दौरान हालत ये रही कि हाल खचाखच भरा रहा। दर्शकों ने खड़े होकर नाटक देखा। इस नाट्य प्रदर्शन का पूरा ताना बाना बुना वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल ने और उनका सहयोग किया परिसर प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र डेहरिया और उनके प्राध्यापकों की टीम ने। तो आपको भी लिए चलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सभागार में, जहां नाटक का मंचन किया जा रहा है। बहुत फायदा है श्रीमान। इतिहास पढ़कर देख लीजिए, इतिहास में बड़ा आदमी बड़े काम से नहीं बड़े नाम से होता है। इसलिए हर जगह हमारे श्रीमान गब्बर सिंह का नाम इसी तरह लिखा और बोला जाएगा। ये उनके अनुयायियों द्वारा उनके लिए सबसे ऊंची आदर भावना होगी। सरदार मामूली इंसान नहीं थे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।